नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो मऊ से आ रही है। मऊ में दो बाइकों की आपस में टक्कर हुई और इस एक्सीडेंट के बाद चाकूबाजी की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इस चाकूबाजी में दो युवक जो हैं वो घायल हो गए हैं और इस बीच घोसी स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर पथराव भी हुआ है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर तैनात है। पथराव में सीओ घोसी भी घायल हो गए हैं और पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से आ रही है, जहां एक्सीडेंट के बाद दो बाइक सवार जो हैं वो चाकूबाजी में उलझ गए और इस बीच दो युवक घायल हो गए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, अभी किस तरह की स्थिति बनी हुई है वहां? स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। पुलिस मौके पर है, पैरामिलिट्री लगाई गई है और एसडीएम समेत तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर हैं। ये मामला क्या है ये समझा देते हैं। आज शाम को सुक्खू राजभर नाम का एक शख्स अपने बच्चे को लेकर के चाउमीन खिलाने के लिए बाजार में निकला था और इस बीच मधुबन मोड़ पड़ता है घोसी में, वहाँ पर उसकी बाइक की टक्कर दूसरी बाइक से हो गई। दूसरी बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिनमें एक का नाम शोएब बताया जा रहा है, एक का दानिश और एक असलान। ये तीनों युवकों से बहस हुई और बहसबाजी इतनी बढ़ गई कि उसमें शोएब नाम के शख्स ने सुक्खू पर चाकू चला दिया और इसके बाद जैसे ही चाकू चलाया वो घायल सुक्खू को अस्पताल ले जाया गया और इस बीच तमाम आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए स्वास्थ्य केंद्र पर और उन्होंने फिर गुस्से में पथराव किया। पथराव में कुछ पुलिस की गाड़ियां भी वहां खड़ी थी और जो पीएससी के शीशे वगैरह थे खिड़कियों के वो टूट गए और काफ़ी वहाँ पे तनाव व्याप्त हो गया। इसके तुरंत बाद प्रशासन वहाँ पहुँचा और प्रशासन पहुँचने के बाद पहले लोगों को हटाने की कोशिश की, हल्का बल प्रयोग किया और उसके बाद जब लोगों को हटा लिया तो वहाँ पर प्रशासन ने लोगों से अपील की कि कुछ लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, जो उनके अगुवाई कर रहे थे, वो आए, प्रशासन से बात करें और कार्रवाई पूरी तरीके से होगी ये अश्योर करने की प्रशासन कोशिश कर रहा है। वहाँ पर जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है और इस बीच जो घोसी इलाका है वहाँ पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। रणवीर, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो बाइकों के आपस में एक्सीडेंट के बाद चाकूबाजी हुई। चाकूबाजी में दो युवक घायल हो गए और इस बीच घोसी स्वास्थ्य केंद्र पर जमकर पथराव की खबरें सामने आई। फिलहाल जो वहां पर हालात जो बने हुए थे उस पर काबू पा लिया गया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। आगे मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज के साथ देखिए सिटी सेंटर शो। नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है और आज हम ये शो लेकर हाजिर हैं महाराष्ट्र के बारामती से। पवार की नगरी है और यहाँ पर हमारा इलेक्शन कार्निवल पहुँच चुका है। तो आप देखें, लोकतंत्र का जो पर्व है चुनाव, एक उत्सव की तरह हम अलग अलग सीटों पे पहुँचते हैं और महाराष्ट्र चुनाव के लिए अलग अलग सीटों पर हम गए और अब बारामती में यहाँ पर पवार वर्सेस पवार का जो मुद्दा है उस पर दिलचस्प बातें होंगी नेताओं के साथ साथ आम जनता के साथ। और इसके लिए जो हमारा इलेक्शन कार्निवल का पूरा सेटअप है, चलिए वो तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, किस तरह से एक पूरी टीम मेहनत करती है। बीच सड़क पर आप देखें, यहाँ पर एक पूरा सेटअप तैयार है। पीसीआर का जो आप न्यूज़ रूम की तस्वीरें देखते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रवीण मिश्रा जी, कितनी सीटों से गुजरते गुजरते बारामती आए हैं, क्या हवा लग रही है आपको महाराष्ट्र में? नागपुर से शुरू किया था। हाँ। और ये 12वां प्लेस है, 12वां जगह। दोनों में बराबर की टक्कर है, पता नहीं चल रहा कहीं महा विकास अघाड़ी आ गया है तो कहीं महायुति आ गया। छह पार्टियां हैं इस बार और इस बार हाँ, इस बार इंडिपेंडेंट भी बहुत हैं। बिल्कुल। और बीएसपी, कहीं बीएसपी भी है, कहीं सीपीआई भी मिली है, सीपीएम भी मिली है हमें यहाँ पर। जी। तो सब बहुत तगड़ी लड़ाई है यहाँ और पर, बहुत ही पता नहीं चल दिलचस्प रहा कौन चर्चा जीतेगा। हमारी बारामती में भी हुई है। हमने समझा है कि क्या है विकास का मुद्दा या पवार वर्सेस पवार ही मुद्दा है। ये आपको हम दिखाएंगे एनडीटीवी इंडिया पर। ये जो हमारा सफर है इलेक्शन कार्निवल का, दिलचस्प सीटों पर पहुंच रहा है और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, दिखाते हुए कि हम किस तरह से हमारी जो टीम है आपके लिए ये बड़ा शो अलग अलग सीटों से लेकर सामने आ रही। तो चलिए हम सिटी सेंटर शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको हम राजधानी दिल्ली की खबर दिखाते हैं। वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। ग्रैप 3 लागू किया जा चुका है। बीते 3 दिनों से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर बना हुआ है और 39 में से 27 निगरानी केंद्रों में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शहर में प्रदूषण के स्तर के बढ़ने के कारण प्राइमरी स्कूल की कक्षाओं को अगले आदेश तक ऑनलाइन कर दिया गया है।
और दिल्ली में प्रदूषण के स्तर ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खास तौर से बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। दिखाते हैं दिल्ली से आपको ये रिपोर्ट। बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं हो या बीमार, खतरा सब पर है। हाँ, वहाँ सांप लगे, यहाँ तो वो धुंध सी छाई लगे आ जगह तो तकलीफ होती है स्वास्थ्य को? ना, वो तो तकलीफ ना है भाई, वैसे हाँ लगे तो है, वहाँ शुद्ध हवा मिले, यहाँ तो वैसी हवा है। जी सर, प्रदूषण से तो दिक्कत होती ही है। उसके आने से जो है धुंध दिखाई देता है, आदमी को दिखाई नहीं देता, आने जाने में परेशानियाँ होती हैं और सर्दी जुकाम आने लगता है। बेशक दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों की आदत बन गई है प्रदूषण में सांस लेना, क्योंकि ये हर साल की कहानी है। इन दिनों गले में खराश, खांसी और आंखों में जलन की शिकायतें कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं। इन दोनों बच्चों में खासकर ये सांस की तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि पोल्यूशन भी है और एक वेदर चेंज होता है तो कोल्ड वेव्स भी चल रही होती हैं और एक नेचुरली इन दोनों कुछ वायरस भी फैलते हैं, तो सांस की तकलीफ होती है बच्चों में। जुकाम, खांसी, बुखार तो बहुत ही कॉमन है, पर इसके अलावा जिन बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है पहले से होती है, ब्रोंकियल एस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, बड़ों में दमा कहते हैं, वो केसेस ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं इन दिनों। प्रदूषण कई बार बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाता है और फिर इलाज करवाना भी उतना ही कठिन हो जाता है। पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट्स हैं, जब हम उनको इनहेल करते हैं, इनके दोनों इफेक्ट्स हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म में अगर ये सांस की तकलीफ, सांस में जाएंगे तो खांसी वगैरह होगी, इरिटेशन होगा, एस्थमा के अटैक्स होंगे, न्यूमोनिया हो सकता है। आंखों में जाएंगे, आंखों में इरिटेशन हो सकता है। स्किन में जाएंगे, स्किन में इरिटेशन हो सकता है। पर इसके बाद अगर ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, अगर ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में जाएंगे तो उन पर भी लॉन्ग टर्म असर पड़ता है। प्रदूषण गंभीर बीमारी बन जाए, इससे पहले सावधानी बरतनी होगी। बाहर निकलने से पहले N95 मास्क ज़रूर पहनें। जहाँ तक बात प्रदूषण बढ़ने की है, तो सरकार अकेले प्रदूषण कम नहीं कर सकती है। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वातावरण को साफ रखना होगा। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। खबर दिल्ली से। दिल्ली के नांगलोई और जनकपुरी में 82 किलो कोकीन बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 820 करोड़ रुपए है। एनसीबी ने आज ड्रग्स के धंधे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के जनकपुरी और नांगलोई से तकरीबन जो है 82 किलो ड्रग्स बरामद किया है। ये ड्रग्स जो है वो कोकीन बताया जा रहा है और मार्केट में जो है इसकी कीमत तकरीबन 800 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स के जो खेप थी वो अहमदाबाद और सोनीपत से लाई गई थी और जो है इसमें जो दो शख्स जो गिरफ्तार किए गए हैं वो एक सोनीपत का है और एक दिल्ली का है। बताया जा रहा है कि एनसीबी की जाँच में अब तक ये पता चला है कि जो लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं वो दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे और एक दूसरे से बातचीत के लिए कोड नेम जो है उसका इस्तेमाल करते थे। फिलहाल ये जो जानकारी सामने आई है कि जो ड्रग्स का जो पूरा जो एक खेप था इसे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था और इसे जो है फिलहाल एनसीबी ने जो है इसे पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने जो मार्च और अगस्त के महीने में जो अलग अलग ऑपरेशंस किए थे उसी से जो इनपुट हासिल हुआ था उसके बाद जो है ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो खेप भेजी जा रही थी उसकी जो है वो भंडाफोड़ जो है एनसीबी करने में कामयाब रही है। इससे पहले आज दिन में जो है गुजरात के पोरबंदर के समंदर से भी जो है तकरीबन 700 किलो का जो मेथ है वो बरामद किया गया था। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया था जिसमें तकरीबन 11 ईरानी नागरिकों को जो है गिरफ्तार किया गया है। ये जो पूरी ड्रग्स की जो खेप थी, जो पूरे 700 किलो की जो खेप थी वो ईरान से आ रही थी और इसे भारत भेजा जाना था, जिसे यानी कि तकरीबन आज दिन भर में तकरीबन 1500 किलो की ड्रग्स की जो खेप है वो एनसीबी ने जो है अलग अलग ऑपरेशंस में, चाहे दिल्ली हो या गुजरात हो, उसमें कार्रवाई करते हुए पकड़ी है। यानी एनसीबी की जो मिशन है ड्रग्स के खिलाफ उसकी आज उसके लिए एक अहम दिन रहा है क्योंकि आज सफलता जो है वो काफ़ी बड़ी मिली है। नई दिल्ली से सहयोगी पवन के साथ अतुल रंजन, NDTV इंडिया। और मालेगांव में 12 गरीब युवकों के बैंक खातों में जो करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई उसमें अब एक और बैंक का नाम सामने आ रहा है। इसी बीच ये तमाम जो पीड़ित हैं मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। ये वही गरीब किसान मजदूर हैं जिन्हें मार्केट समिति में नौकरी देने के नाम पर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर फर्जी कंपनी बनाई गई और फिर उन कंपनियों के नाम से खाते खुलवाए गए और फिर कुछ दिनों में ही उसमें करोड़ों का लेन देन कर हेराफेरी की गई। युवकों का कहना है
मालेगांव के कोल्ड ड्रिंक विक्रेता सिराज अहमद ने उनके साथ धोखा किया। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी वहाँ पे चलती थी, उसके पास कोल्ड ड्रिंक के वगैरह उसका भाड़ा वगैरह मैं करता था उसका। तो मेरे को अभी 2 महीने बाद बोला था मेरे को कि मैं मक्का खरीदी कर रहे हो, तो मेरे को अकाउंट लग रही, तो तुम्हारे अकाउंट पे जो पेमेंट आएगा तुम शेतकरी को निकाल के दे देने का, 50-60 हज़ार रुपये बोला था मेरे को, और तुमको मक्का अपना मार्केट कमेटी में जॉब लगा दूंगा। सिम कार्ड भी उसने अलग से निकलवाया बैंक के लग, अलग सिम कार्ड अपने पास रखा उसने, उसके पास रखा तो उसने। आप लोग को शक नहीं, आप लोग ने पूछा नहीं कि हमारे नाम पे सिम कार्ड तुम क्यों ले रहे रख रहे हो? पूछा था, वो बोला था हमारा काम हो गया, ओटीपी आएगा, और 2 दिन में तुम्हारे को दे दूंगा। उसने 2 दिन दिया नहीं हमको, सिम कार्ड दिया ही नहीं सिम कार्ड। आज पे आप लोगों को भरोसा हो गया कि 2-2.5 साल से संबंध था अपना। लेकिन आप लोग को ये कब पता चला कि आप लोग के अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, जा रहे हैं? 21 तारीख को, 21/10 कैसे को। पता चला? वो हमारा एक सागर उशिरे बोल के नाम, दत्ता उशिरे है ना, वो 12 हमारे आदमी है अच्छा, इधर का हाल का, वो बैंक में गया था। उसने चेक किया तो बैंक वाले बोल रहे तेरा अकाउंट नहीं है, तो उसने पैन कार्ड देके चेक किया तो उसका कंपनी के नाम पे अकाउंट था। और उसने बोला, तो बैंक वाले उसको बोले कि बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ अकाउंट पे। उसने स्टेटमेंट निकाला कि जब देखा तो ट्रांजैक्शन 4 कोटी का था। उसने गणेश को कॉल किया, सब लड़की को उधर बुलाया। आपके अकाउंट से कितने पैसे गए होंगे? कुछ मेरे अकाउंट से 14 करोड़ रुपए गए। 14 अकेले के? अकेले के। अच्छा, आए और गए? आए और गए। इन 12 फर्जी बैंक खातों में कुछ दिनों के भीतर ही तकरीबन 125 करोड़ रुपए की हेराफेरी ने एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी मालेगांव जाकर छानबीन शुरू की तो बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इसे वोट जिहाद की फंडी का नाम देकर एक नया एंगल दे दिया है। सिराज मोहम्मद ने एक भी मुस्लिम नाम क्यों उपयोग नहीं किया? क्यों 18-20 साल के किसको दिया उसने इन्वॉल्व किया? धोत्रे, पाटिल, कांबड़े, ऐसे नाम क्यों उपयोग किए उन्होंने? क्या इसको लॉजिक नहीं है? ये प्योरली जो वोट जिहाद फंडिंग का बड़ी मुस्लिम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा मुझे विश्वास है। किरीट सोमैया के मुताबिक कल तक ये मामला नासिक मर्चेंट बैंक तक सीमित था, लेकिन अब पता चला है कि इन्हीं 12 में से 4 युवकों के नाम के खाते मालेगांव की बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में भी खोले गए थे और वहां भी 40 करोड़ का लेन देन हो चुका है। किरीट सोमैया का यह भी आरोप है कि इन फर्जी खातों में आए पैसों को निकालकर कुछ मुस्लिम एनजीओ को भी दिया गया, जो इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट की मुहिम चला रही है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी की इस आरोप को मनगढ़ंत बताया है। जो सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई है, वो अब धर्म युद्ध और इस तरह की जिहाद वाली बातें करके अपनी वोट हथियाना चाहती है। महाराष्ट्र की जनता कतई इन जुमलों में नहीं आएगी और कतई ये भ्रम फैलाने वाली बातों में नहीं आएगी। बहरहाल मालेगांव पुलिस ने इस मामले में युवकों से दस्तावेज लेकर खाते खुलवाने वाले कोल्ड ड्रिंक विक्रेता सिराज अहमद मेमन और नासिक मर्चेंट बैंक के मैनेजर दीपक निकम को गिरफ्तार कर लिया है और पैसे कहां से आए और कहां गए इसकी जांच में जुटी है। अभी तक की जांच में पता चला है कि ये घोटाला 200 करोड़ रुपए के पार तक पहुंच चुका है और इन खातों में देश भर से तकरीबन 172 ब्रांचों से पैसे आए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के अब्दुल और इस्माइल नाम के खातों से भी है। किरीट सोमैया का आरोप है कि ये पैसे जानबूझकर गुजरात के अहमदाबाद और सूरत के जरिए भी घुमाए गए ताकि किसी को शक न हो कि इनका इस्तेमाल वोटिंग में होना है। मुंबई से कैमरामैन संदेश बैकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अनुपम खेर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। एक्टिंग, हालांकि मैं तो 28 साल की उम्र में 65 साल के बूढ़े का, बुजुर्ग का मैंने रोल किया था मेरी पहली फिल्म में। और अब आइए आपको दिखाते हैं अनुपम खेर के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत, जिन्होंने अपनी सीरीज इमरजेंसी के साथ ही राजनीति के मुद्दे पर भी बात की। आज हमारे साथ में हैं बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर, जो कि अपनी फिल्म द सिग्नेचर और विजय 69 को लेकर हमसे खुलकर बात करने वाले हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। अनुपम जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। सर, आपकी इस साल 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, द सिग्नेचर और विजय 69, जिसके रिव्यूज काफी शानदार आ रहे हैं। सो एट द एज ऑफ 69 आप इतने यादगार आप कैरेक्टर निभा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
सो जैसे जैसे जिंदगी जिस तरह के कैरेक्टर्स मेरे द सिग्नेचर में हैं और विजय 69 में हैं, वो अनुभव से ही किए जा सकते हैं। एक्टिंग, हालांकि मैं तो 28 साल की उम्र में 65 साल के बूढ़े का बुजुर्ग का मैंने रोल किया था, मेरी पहली फिल्म है। बट उसमें कहानी का बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ भी दोनों की फिल्मों की कहानियां अच्छी हैं, बट उसमें लोगों को आश्चर्य लगा कि 28 साल का लड़का, नौजवान 65 साल के बुजुर्ग की भूमिका कैसे निभा रहा है। और उसमें मैं बिल्कुल न्यू कमर था, मैं जो भी करता लोगों को लग रहा है ये पहली बार कर रहा है। मगर 540 फिल्में करने के बाद अगर लोगों को परफॉर्मेंस डिफरेंट और अलग लगती है, तो वो उपलब्धि इसलिए है क्योंकि आज मैं हजारों 500 फिल्मों से जाना जाता हूँ। आज मैं 40 साल से फिल्मों में काम कर रहा हूँ। इसके बावजूद लोग कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो अरविंद द सिग्नेचर का हो या विजय 69 का हो। तो दैट आई थिंक इज अ वेरी फुलफिलिंग फीलिंग। उससे बहुत अच्छा महसूस होता है। बट और मैंने भी बड़ा प्यार से, बहुत समझकर ये दोनों डिफिकल्ट रोल किए हैं, बिकॉज एक लॉस के बारे में है, दूसरा जिसकी लॉस की पॉसिबिलिटी है उसके बारे में। एक लॉस जो सिग्नेचर है उसमें बीवी उसके अंदर है, लाइफ सपोर्ट के अंदर है, और इसके हाथ में डिसीजन है कि वो डीएनआर पेपर पे साइन करे या ना करे। दूसरा जो है अपनी जिंदगी में कुछ, विजय मैथ्यूज जो है अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, और जमाना, बच्चे, उसके आसपास के लोग कहते हैं आप इस उम्र में ट्रायथलॉन कैसे दौड़ सकते हो, उसमें कैसे भाग ले सकते हो। तो मेरे लाइफ का पैरेलल जो है विजय 69 में बहुत अच्छे तरीके से उभर के आता है, बिकॉज लोग आपको स्लॉट करना चाहते हैं, लोग आपको एक ढांचे में डालना चाहते हैं कि आप यही कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इट इज लाइक ए न्यूज चैनल ऑल्सो ना, कि आप हिंदी न्यूज अगर पढ़ते हैं या हिंदी न्यूज चैनल में हैं या हिंदी चैनल में हैं, तो आपको अंग्रेजी चैनल में बोला जाता है कि आप इसमें भाग नहीं लें तो अच्छा है। जी, ऐसी फीलिंग आती है। ये आप एग्जाम्पल अच्छा समझते हो। इट्स लाइक हिंदी मीडियम स्कूल वालों को, हिंदी मीडियम लोग जो हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं वो कूल नहीं होते हैं। अरे क्यों नहीं कूल होते हैं? जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं क्या वो कूल नहीं होते हैं? जरूरी अंग्रेजी बोलना आना चाहिए क्या? हिंदी मीडियम स्कूल के ही बच्चे जो हैं मुझे लगता है बड़े, तो वो अभी कम होता जा रहा है। मगर ये स्लॉट करने की बात, बीमारी बहुत है हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, कि यार ये इस तरह का है, इसको इसमें से लॉट कर देते हैं, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये विलन है, ये हास्य कलाकार है, ये हीरो है, ये हीरोइन है। एक्टर कोई नहीं किसी को बोलता है। तो आज की डेट में आप एक्टर अच्छे हैं तो आप 40 साल तक गुजारा कर सकते हैं। और अब खबरें मनोरंजन जगत की, दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की टॉप 5 खबरें। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। ना शाहरुख ना सलमान, भारतीय सिनेमा का राजा बन गया है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा द राइज से हर घर के सुपरस्टार बन गए, और यही वजह है कि इस फिल्म के सीक्वल पुष्पा 2 द रूल का सिर्फ दक्षिण में ही नहीं, पूरे भारत में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और इस सब के बीच खबर है कि इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ रुपए की फीस ली है। अगर ऐसा है तो अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेता बन गए हैं। अल्लू अर्जुन ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ फीस के साथ शाहरुख खान, प्रभास, सलमान खान और थलपति विजय जैसे कुछ टॉप सितारों को पछाड़ दिया है। कहा जाता है कि विजय ने थलपति 69 के लिए 275 करोड़ रुपए की फीस ली, जबकि शाहरुख खान ने जवान के लिए 250 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। प्रभास ने हाल ही में 600 करोड़ रुपए की बड़ी डील साइन की है, जिससे उन्होंने हर फिल्म के लिए 200 करोड़ की फीस ली है। वहीं रामचरण ने भी गेम चेंजर में अपने रोल के लिए 100 करोड़ रुपए फीस ली है। अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 द राइज 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 7 शहरों में ग्रैंड प्रमोशन होगा, जिसमें पटना, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद है। लेकिन 17 नवंबर को इसका भव्य ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा, वो भी पटना में। दरअसल फिल्म मेकर्स इस ट्रेलर लॉन्च को इतिहास रचने के लिए तैयार कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में गंगा किनारे 10,000 लोगों की मौजूदगी में शाम 5 बजे पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा, जो कि किसी भी फिल्म प्रचार का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है। वैसे भी पुष्पा 2 आए दिन नए रिकॉर्ड्स बना रही है। अब ये भव्य लॉन्च भी उसी फहरिस्त में जुड़ने वाला है।
रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर, राहुल ढोलकिया रईस के बाद एक बार फिर आ गए हैं टीम अग्नि के साथ। राहुल ढोलकिया के निर्देशन में बनी एक्शन थ्रिलर फिल्म अग्नि का ट्रेलर रिलीज हो गया है। प्रतीक गांधी, दिव्येंदु और सयामी खेर फिल्म में मुख्य भूमिका में है। ये पहली फिल्म है जो कि फायर फाइटर्स पर बनी है और ये फिल्म सिनेमा घरों की बजाय इसी साल सीधे OTT पर रिलीज की जाएगी। मुकेश खन्ना इन दिनों सुर्खियों में हैं और सुर्खियों में आने की वजह उनका दोबारा पर्दे पर शक्तिमान को लेकर आना है। 19 साल बाद मुकेश खन्ना एक बार फिर शक्तिमान बनकर आ रहे हैं और इस नए शो का ट्रेलर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया। लेकिन इस बीच ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जैसे ही बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को इस बात का पता चला कि भारत के पहले सुपर हीरो शक्तिमान फिर से पर्दे पर आ रहे हैं, तो वो मुकेश खन्ना के पास पहुंच गए। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 घंटे उनसे मिलने का इंतजार किया और इसमें काम करने की अपनी इच्छा भी जाहिर की, लेकिन मुकेश खन्ना ने उन्हें साफ मना कर दिया। देश भर में आज गुरु पर्व मनाया जा रहा है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु पर्व के मौके पर बॉलीवुड सितारे भी गुरुद्वारे पहुंचकर अरदास करते हैं और मत्था टेकते हैं। इस बार भी ऐसा देखने को मिला। शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ गुरुद्वारे पहुंची, तो वहीं निमृत कौर भी इस खास मौके पर मुंबई के सांता क्रूज गुरुद्वारे मत्था टेकने पहुंची। इन सबके बीच दिलजीत दोसांझ ने भी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ ये वीडियो साझा किया है। कीर्त करो, नाम जपो, ते वंड छको। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। महाराष्ट्र के बारामती से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।